नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त विशाल। तारीख 22 मार्च, ये वो तारीख है जिस दिन बिहार के उपलब्धियों, शानदार अतीत पर गौरव करने की बात। क्योंकि आज ही के दिन 1912 ईस्वी में बिहार राज्य का गठन हुआ था, बंगाल प्रांत से अलग होकर के। स्पष्ट है? तो इसे बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऐसे बिहार दिवस का जो एक उत्सव के रूप में, समारोह के रूप में मनाने का श्रेय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को जाता है, जिन्होंने वर्ष 2010 में पहली बार बिहार दिवस को एक उत्सव के रूप में, समारोह के रूप में पूरे दुनिया भर में जितने भी बिहारी फैले हुए थे, सब ने बहुत ही हर्षोल्लास के साथ पहली बार मनाया था। और तब से अनवरत बिहार दिवस मनाया जा रहा है। स्पष्ट है? तो 22 मार्च 2025 को बिहार राज्य को बने हुए पूरे 113 साल हो गए हैं। तो इस बार भी बिहार दिवस मनाया जा रहा है और इस बार का जो थीम है वो थीम है उन्नत बिहार, विकसित बिहार। स्पष्ट है? आज जो हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे, तो सबसे पहला, ये 3 चरण में हम लोग बात करेंगे। पहला जो चरण होगा बिहार की उपलब्धियों के बारे में, बिहार के गौरवशाली अतीत के बारे में हम लोग बात करेंगे। स्पष्ट है? दूसरा, हम लोग बात करेंगे कौन से ऐसे फैक्टर हुए जो इतना गौरवशाली अतीत को के साथ होते हुए भी एक बीमारू राज्य में कन्वर्ट हो गया बिहार। ये कौन कौन से फैक्टर ऐसे रहे जिसके बारे में हम लोग जानेंगे। और तीसरा, इसके क्या समाधान हो सकते हैं कि फिर से बिहार वही गौरवशाली अतीत को पा सके। तो चलिए इस वीडियो में आप बने रहिए। इस वीडियो में बहुत सारी जानकारियां भी मिलेंगी। स्पष्ट है ना? तो इस वीडियो को देखना, खासकर बिहारी जो लोग हैं उन्हें तो देखना ही चाहिए, पूरे भारत वर्ष को देखना चाहिए। क्योंकि बिहार की जो उपलब्धि है, जब मैं भी गिनवाऊंगा तो आप गिनते गिनते थक जाएंगे कि क्या बिहार की उपलब्धि रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिहार की उपलब्धियों के साथ। चलिए, सबसे पहला, बिहार दुनिया का सबसे पहला लोकतांत्रिक गणराज्य, जिसे वैशाली गणराज्य भी कहा जाता है ना, कहा जाता था, वो इसी धरती पर था। सोच सकते हैं, लोकतांत्रिक यानी चुने हुए शासक, और ये वैशाली गणराज्य आज की बात नहीं है, लगभग 600 ईसा पूर्व की बात है। उस समय चुने हुए शासक यहाँ राज करते थे। सोच लीजिए, जब पूरे दुनिया में राजतंत्र था, राजा का ही बात चलता था, उस समय हमारे राज्य ने, बिहार राज्य ने पूरे दुनिया को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाया, रास्ता दिखाया। दूसरा, हमारा जो ये बिहार राज्य की जो धरती है, अपने समय के सबसे शक्तिशाली मगध साम्राज्य, जिसमें बिंबिसार, अजातशत्रु ऐसे लोग शासक हुए, उनका गढ़ था ये बिहार। और ये 600 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व तक लगभग इनका शासन रहा। इसके अलावा मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, पाल साम्राज्य, ये सभी साम्राज्यों का गढ़ रहा हमारा बिहार। नेक्स्ट, आज जिस कंप्यूटर पे हम लोग धड़ल्ले से काम करते हैं, पूरी दुनिया काम करती है, उसमें आप जानते होंगे कि शून्य का कितना महत्व है। इस शून्य की खोज करने वाले कोई और नहीं, हमारे बिहार से ही आर्यभट्ट साहब थे। और वो केवल उतना ही नहीं, उन्होंने
खगोल शास्त्र में भी बहुत बड़ा काम किया है। स्पष्ट है। नेक्स्ट, 5वीं सदी के में निर्मित नालंदा यूनिवर्सिटी, इसे कौन नहीं जानता है, ये तो पूरे दुनिया में विश्व विख्यात है। उस समय भी विश्व विख्यात था और आज भी है ना। ये कैसे, इसकी स्पेशलाइजेशन क्या थी, जो जरा सुनिए तो बड़ा आपको आश्चर्य लगेगा। ये अपने आप में बहुत ही आधुनिक था, अपने समय से बहुत आगे था ये विश्वविद्यालय, ये यूनिवर्सिटी। सोचिए, ये दुनिया का पहला आवासीय यूनिवर्सिटी था जहां पर एक साथ करीब करीब 10,000 से अधिक छात्र और 2,000 से अधिक शिक्षक रहते थे और रह करके अध्ययन करते थे। इतना ही नहीं, यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय कई एक देशों से छात्र यहाँ पढ़ने के लिए आते थे, कई एक देशों के यात्री यहाँ पर आते थे और इसको देखते थे, समझते थे। बड़ा आश्चर्य लगेगा, जापान, तिब्बत, कोरिया और भारत जैसे देश से यहाँ छात्र आते थे पढ़ने के लिए। इतना ही नहीं, चीनी यात्री वेन स्वांग ने कहा भी था कि नालंदा यूनिवर्सिटी उस समय दुनिया का सबसे बड़ा शिक्षा का केंद्र था, शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र नालंदा यूनिवर्सिटी था। नेक्स्ट, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी 8वीं सदी में ये बना था। इसकी भी अलग ख्याति थी। ये तंत्र विद्या, आयुर्वेद और खगोल शास्त्र के लिए जाना जाता था। यहाँ गहन अध्ययन इन सभी विषयों का होता था। नेक्स्ट, यह वह धरती है जहाँ सम्राट अशोक जैसे महाप्रतापी राजा हुए, जिन्होंने युद्ध के बजाय अहिंसा का रास्ता अपनाया और पूरे दुनिया में बौद्ध धर्म का प्रचार किया। नेक्स्ट, चाणक्य, इनको कौन नहीं जानता है। आप भी आज भी है ना, चाणक्य नीति के रूप में बहुत सारे है ना नीतियां मतलब पढ़ने को मिलता है, सुनने को मिलता है। तो ये चाणक्य नीति इसलिए क्योंकि ये बहुत बड़े अर्थशास्त्री भी थे और बहुत बड़े रणनीतिकार थे, बहुत बड़े राजनीतिकार भी थे, राजनीतिज्ञ थे। क्योंकि इन्होंने नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद से आहत होकर के चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का सम्राट बना दिया था। ये इसी धरती से थे चाणक्य साहब। नेक्स्ट, सिखों के 10वें गुरु और खालसा पंथ की स्थापना करने वाले गुरु गोविंद सिंह जी की ये धरती यही है। आप पटना साहिब में है ना आप जाकर के देख भी सकते हैं, स्पष्ट है। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के युद्ध में मतलब दांत खट्टे करने वाले बाबू वीर कुंवर सिंह को कौन नहीं जानता, उनकी धरती यही है। आपको ये जानकर आश्चर्य लगेगा वीर कुंवर सिंह जी के बारे में कि 1857 में जब वो विरोध कर रहे थे अंग्रेजों के खिलाफ, उनकी उस समय उम्र 80 वर्ष की थी। आश्चर्य की बात है ना कि उस उम्र में भी उन्होंने अंग्रेजों के मतलब हालत खराब कर दिए थे। नेक्स्ट, महात्मा गांधी, जिनका अनुसरण, जिनके दिखाए रास्ते पर आज पूरी दुनिया चलती है। उन्होंने अपना पहला संघर्ष इसी बिहार की धरती चंपारण से अपना संघर्ष का शुरुआत किया था। कितना अनोखा है ये धरती। नेक्स्ट, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारत के पहले राष्ट्रपति इसी धरती से थे, जिन्होंने संविधान निर्माण में भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई। नेक्स्ट, जेपी साहब, जिन्होंने 1974 में बिहार से ही संपूर्ण क्रांति की शुरुआत की थी। और सोच सकते हैं, इंदिरा गांधी के खिलाफ, और इंदिरा गांधी उस समय इतनी सशक्त शासिका थी, इतनी सशक्त प्रधानमंत्री थी, है ना। उनके बारे में ये भी कहा जाता था
इंदिरा इज इंडिया एंड इंडिया इज इंदिरा। सोच सकते हैं, उनको सत्ता से हटा दिए थे और सत्ता से हटा करके पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनाने का श्रेय, है ना, का जो शुरुआत हुआ था इसी धरती से हुआ था, है ना। और इंदिरा गांधी पर एक मैंने और भी वीडियो बनाया है जो इसी हमारे YouTube चैनल पे देख सकते हैं, उसको भी देखिएगा, बहुत दिलचस्प है, आपको अच्छा लगेगा। इसके अलावा बिहार पहला स्टेट है जो 2006 में महिलाओं को पंचायती राज संस्था में 50% सीट आरक्षित किया था। तो और इनकी कितनी उपलब्धियों को गिना है, गिनते गिनते पूरा वीडियो, है ना, इतना लंबा हो जाएगा। इतनी सारी उपलब्धि, इतने महान शख्सियतों से भरा हुआ ये बिहार राज्य है, तो क्यों न गर्व करें इसके अतीत पर, इसके उपलब्धियों पर। लेकिन ये भी एक अजीब विडंबना है कि इतने गौरवशाली अतीत के साथ, उपलब्धियों के साथ होते हुए भी ऐसा क्या ग्रहण लगा इस राज्य पर कि यह एक बीमारू राज्य में परिवर्तित हो गया। कौन कौन से फैक्टर रहे कि इसको बीमारू राज्य के रूप में जाना जाने लगा। तो इसको चरणबद्ध तरीके से आप सोच सकते हैं, सुन सकते हैं। सबसे पहले बख्तियार खिलजी से ही शुरुआत करते हैं। बख्तियार खिलजी ने जब यहाँ पर अटैक किया था तो ये करीब करीब 12वीं सदी का बात है। उस समय इसने नालंदा यूनिवर्सिटी और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, जो यहाँ शिक्षा का केंद्र था, उसको पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया था। आज भी आप बिहार के नालंदा जिला के नालंदा शहर में जा करके आपको नालंदा खंडहर के रूप में उसको अभी भी आप देख सकते हैं। आपको बड़ा दिलचस्प लगेगा कि नालंदा यूनिवर्सिटी कितना बेजोड़ था। हम लोग का तो ये गृह जिला है नालंदा जिला, तो हम लोग तो कई बार जाते हैं। इतना दिलचस्प, आपको अगर जानकारी आपको देखेंगे, गाइड की मदद से आप सुनेंगे, तब आपको लगेगा कि सही मायने में क्या नालंदा यूनिवर्सिटी था। बड़ा दिलचस्प लगेगा, अपने समय से बहुत आगे था वो, स्पष्ट है। तो चलिए, उसके बाद जो दूसरा फैक्टर हुआ, इसको बंगाल के नवाब हों, चाहे अंग्रेज हों, चाहे मुगल हों, जो भी शासक आए, इसको टैक्स पेइंग स्टेट के रूप में यूज किया। यानी यहां से हमेशा टैक्स का वसूली बहुत, मतलब जितना अधिक इसको वसूल सकते हैं वैसा वसूलना यहां पर शुरू किया। इसके अलावा आपको 1793 का लॉर्ड कॉर्नवालिस का अस्थाई बंदोबस्त, यानी जिसको जमींदारी व्यवस्था के रूप में जाना जाता है, यही बिहार, उड़ीसा, बंगाल, इन्हीं राज्यों में लागू करवाया था। और ये जमींदारी व्यवस्था इतना क्रूर व्यवस्था था कि आप इसमें यही समझ सकते हैं कि जमींदारों पर फिक्स था कि आपको इतना टैक्स आपको ब्रिटिश सरकार को देना है तो देना है। वो कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं रहते थे कि अकाल पड़ा या ना पड़ा, और उस समय अकाल तो कॉमन सा बात था। इन सभी वजह से हमारे किसान धीरे धीरे बेरोजगार और गरीब होते चले गए। हमारे राज्य की स्थिति बद से बदतर होते चला गया। इसके बाद अंग्रेजों ने जब अपने यहाँ बने हुए सामान की जब यहाँ पर भारत में बेचना शुरू किया, तो यहाँ से जो स्थापित उद्योग थे, जैसे भागलपुर का सिल्क उद्योग, पटना का हस्तकरघा उद्योग, ये सभी के स्वज भी ध्वस्त होते चले गए। अब देखिएगा इसके बाद क्या हुआ। आजादी के बाद इसकी स्थिति तो खराब होती चली ही गई।
हाँ सॉरी, एक और टर्म कि आज़ादी के पहले 1857 के क्रांति के बाद अंग्रेजों ने उन क्षेत्रों को चुन चुन कर बदला लिया था जहां जहां पर उन्हें विरोध ज्यादा सामना करना पड़ा था। उसमें हमारा बिहार भी पकड़ा गया। तब उन्होंने, अंग्रेजों ने यहाँ के किसानों को जबरदस्ती नील की खेती करवाई। फसल तो बंद ही करवा दिया, फसल की खेती करवाना बंद कर दिया और नील की खेती करवाई। अब नील की खेती से क्या होने लगा, और रहे रहे मतलब अकाल भी पड़ता था, जिसके चलते यहाँ के किसान भूखमरी, आए दिन भूखमरी की समस्या से ग्रसित रहते थे। स्पष्ट है। इसके बाद हाँ, अब इसके बाद आते हैं आजादी के बाद का समय। लगा कि आजादी के बाद भी स्थिति कुछ सुधरेगी, लेकिन यहाँ राजनीतिक अस्थिरता इतना ज्यादा हुआ रहा, कभी कोई शासक कभी कोई मुख्यमंत्री, इस तरह का दौर रहा। और सबसे ज्यादा विडंबना ये हुआ, खास करके 1970 के दशक के बाद यहाँ जातिगत राजनीति का बोलबाला बढ़ गया। मुद्दे सारे के सारे गौण हो गए, केवल जाति आधारित राजनीति यहाँ होने लगा। और इस दरमियान अपराध बढ़ते गया, गुंडा राज, बाहुबली, माफियाओं का राज आने लगा। ये लोग सत्ता में आने लगे, प्रशासन पूरी तरह से भ्रष्ट होने लगा और सत्ता पाने के होड़ में यहाँ की सरकार ने बुनियादी ढांचा पर कोई काम ही नहीं किया। सड़क, बिजली, पानी, सब पर कोई काम ही नहीं किया। और हुआ यूं कि इन सबों के वजह से जो भी यहाँ पर निवेशक निवेश करना चाह रहे थे या किए हुए थे, यहाँ के अपराध, बढ़ते अपराध और सरकार की उदासीनता की वजह से यहाँ से वो छोड़ छोड़ करके दूसरे जगह दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र की ओर डिपार्ट कर गए, पलायन कर गए। इन सबों के अलावे 1980 के बाद शिक्षक भर्ती में भ्रष्टाचार भी बहुत ज्यादा चरम पर हुआ था, जिसके चलते शिक्षा का स्तर भी यहाँ पर गिरा। और इन सबों के चलते यहाँ के जो किसान थे वो, उनकी स्थिति बद से बदतर हो गई। गरीबी चरम पर, बेरोजगारी चरम पर। और हुआ वही, यहाँ से लोग पलायन करने लगे, भारी संख्या में मजदूर बन करके पूरे भारत में वो फैलने लगे। आप पूरे भारत में आप जहां भी जाइए, है ना, बिहारी मजदूर आपको दिखना शुरू हो गए। और ऑब्वियस सी बात है, जो लोगों के पास दिखने लगे वे हमारे ब्रांड एम्बेसडर बन गए। यानी वही मजदूर भाई बहन हमारे बिहार की पहचान बन गए। और आप जानते हैं कि जो जब गरीबी आती है तो मोरालिटी, है ना, सिविक कल्चर, जो आज एक टर्म यूज हो रहा है आजकल, वो खास करके वो मैम जो यूज की थी, जो केंद्रीय विद्यालय जहानाबाद में जिनका पोस्टिंग हुआ था और जो सोशल मीडिया पर बहुत सारी गाली गलौज करके वो वायरल हुई थी, जिसके लिए उन्हें उनकी कड़ी आलोचना भी हुई थी, है ना। तो जो सिविक कल्चर की बात की थी, तो मैम को भी मैं बोलना चाहूँगा कि ये जो सिविक कल्चर है ना, गरीबी और भूखमरी, ये सब जब स्थिति आती है ना, तो ये सिविक कल्चर, ये सारा सब खत्म हो जाता है, सब खत्म हो जाता है। और चूंकि ये मजदूर भाई बहन जहां भी गए, ये काफी गरीब, काफी दयनीय स्थिति में थे और उनसे सिविक कल्चर की उम्मीद करना, है ना, थोड़ा बेमानी हो जाता है। खैर, लेकिन मैम के सामने एक क्वेश्चन तो मैं जरूर रखूंगा। मेरी भी मतलब इच्छा थी कि ये बात जरूर रखा जाए कि आप सिविक कल्चर की बात कर रहे थे, तो आप ये बताइए कि आप एक टीचर होते हुए और किसी राज्य के कल्चर पर
को बुरा भला तो छोड़ दीजिए, आपने गाली दे करके संबोधित किया, ये कौन सा सिविक कल्चर था? इस पर भी विचार कीजिएगा। खैर, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अब ये सब होने के बाद हमारा जो ये राज्य है वो एक समृद्ध राज्य से बीमारू राज्य में बन गया। खैर, ये सही बात है, इसका उपाय हम ही लोग को करना, इसका समाधान हम बिहारियों को ही खोजना होगा। तो उपाय क्या क्या हो सकते हैं, है ना, ये भी जरा सुना जाए। तो सबसे पहले हम वोटर पे ही डिपेंड करता है। हम सभी वोटर को अपने जाति और धर्म से उठ करके मुद्दे की राजनीति करनी चाहिए। मुद्दे पर वोट कीजिए, है ना, जो हमारे मुद्दे, जो असल मुद्दे हैं, है ना, उसके लिए बात होनी चाहिए। उसके जो बात करने वाले लोग हैं उन्हें सत्ता में आना चाहिए। दूसरी बात, चूंकि बिहार कृषि प्रधान राज्य है, यहाँ की जमीन उपजाऊ है, यहाँ के जमीन में काफी पोटेंशियल है, तो यहाँ के किसान के बारे में, किसान को खेती के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए। जैसे सिंचाई की प्रॉपर व्यवस्था की जानी चाहिए। सिंचाई की प्रॉपर व्यवस्था होने से कृषि अपने आप सुधर जाएगी, बहुत मायने में सुधर जाता है अगर आप सिंचाई का व्यवस्था करा देते हैं। दूसरा उपाय, भूमि सुधार कानून। यहाँ के लैंड रिफॉर्म बहुत पेचीदा मामला है, जिस पर सरकार को उदासीन होकर के नहीं, काफी इस पर मतलब ठोस कदम उठाना चाहिए। बातचीत कर करके यहाँ के किसानों के साथ, है ना, इस पर काम करना चाहिए। उसके बाद सस्ते ब्याज दर पर ऋण मुहैया कराने की व्यवस्था की जानी चाहिए। यहाँ के बैंकों के द्वारा सरकार को ये कदम उठाना चाहिए कि जितना सस्ता ऋण बहुत ही आसानी से, है ना, किसानों को मिल जाए। इसके अलावे जो इनके द्वारा उत्पाद का जो हो रहा है, उत्पादन हो रहा है, उसका उचित मूल्य मिलना चाहिए। उसके लिए बाजार की व्यवस्था होनी चाहिए। क्योंकि हमारा कृषि प्रधान राज्य है, इस पर अगर जैसे ही आप, हमारी बहुत बड़ी जनसंख्या, बिहार राज्य की बहुत बड़ी जनसंख्या किसान है या कृषि आधारित कामों पर निर्भर करती है। अगर इसको सुधार देंगे तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ की स्थिति सुधर जाएगी, है ना। ठीक है। और कुछ स्पेशल फसल, जैसे एज फॉर एग्जांपल अभी बड़ा भारत सरकार का ये बहुत ही अच्छा कदम रहा, है ना, मैं भी इसकी सराहना सब लोग को करनी चाहिए। जैसे 2025-26 में मखाना हमारे बिहार का मतलब स्पेशल फसल है। तो ये जो मखाना है, मखाना बोर्ड के गठन की मंजूरी बिहार में मिल गई है और इसका अनाउंसमेंट हमारे फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमन जी ने किया, है ना, जो ये सराहनीय कदम है। अब देखिए मखाना इंडस्ट्री की मजबूती अपने आप एकदम, है ना, बहुत जबरदस्त हो जाएगा, है ना। ठीक है। ये पूरे दुनिया में मखाना सुपर फूड के रूप में जाना जाता है इसको। तो ऑब्वियस सी बात है, जब मखाना का उचित दाम मिलना शुरू हो जाएगा तो लाजमी है कि यहाँ के किसान की स्थिति अच्छी हो जाएगी, है ना। ठीक है। इसके बाद देखिए, कृषि आधारित तो है, लेकिन किसी भी राज्य में जो बहुत बड़ा, जो अगर विकास करना हो, विकसित करना हो, तो उसमें उद्योग, है ना, उद्योग पर जरूर ध्यान दिया जाना चाहिए। बिना औद्योगिकरण, है ना, ये सामंजस्य बिठाना चाहिए। औद्योगिकरण और कृषि दोनों में सामंजस्य बिठाने की जरूरत है सरकार को। तो उद्योग पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। जैसे उद्योग में यहाँ क्या समस्या आ रही है ये भी देखना चाहिए। तो सबसे पहला भूमि अधिग्रहण, यहाँ भूमि अधिग्रहण में समस्या आती है ना। तो उस पर कुछ ऐसा सरकार को कदम उठाना चाहिए ताकि भूमि अधिग्रहण, जो भी अगर निवेशक हैं जो निवेश करना चाहें, है ना, उनको आसानी से जमीन मिल सके। दूसरा चीज, बुनियादी ढांचा पर काम हुआ है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन और भी काम करने की जरूरत है। जैसे रोड, बिजली, पानी, रेलवे का नेटवर्क और बिछाए जाने की जरूरत है।
ताकि सामान को ले जाने, है ना, लाने ढोने में सहायता मिल सके। इसके बाद प्रशासन को काफी सहयोगी और चुस्त बनाने की जरूरत है कि ताकि कभी भी कोई समस्या हो, है ना, तो उसे दूर किया जा सके। स्पष्ट है। अगर ऐसा ये सब उपायों पर काम किया जाए तो वह दिन दूर नहीं कि बिहार फिर से अपने गौरवशाली अतीत को पालेगा और वह कभी बीमारू राज्य न होकर के देश के अग्रणी राज्यों में इसकी गिनती शुरू हो जाएगी। और जिस तरह से ये पूरे दुनिया को रास्ता दिखाता था, है ना, ये भविष्य में फिर से पुनः पूरे दुनिया को रास्ता दिखाएगा। फिर से लास्ट में एक विनती आपसे, चूंकि ये वीडियो है ना लंबा हो जाता है थोड़ा सा, क्योंकि ये शैक्षणिक वीडियो है तो लंबा होना लाजमी है। तो फिर से लास्ट कि अगर यह वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर बोर हो गए हैं सुनते सुनते तो इसको शेयर कर दीजिएगा और लोगों को भी बोर होने का मौका प्रदान करें, उसमें भी मजा आता है। ठीक है, ओके, बाय बाय।